जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वो गलती कर रहे हैं जो शायद बहुत सारे तानाशाह भूतकाल में कर चुके हैं, और ये गलती बहुत ज्यादा भारी न पड़ जाए, ऐसा मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को सोचना चाहिए। एक बहुत बड़े समाज के ऊपर जिस प्रकार से हो रहा है, उस पे मेरे ख्याल से विचार होना चाहिए, और इस पे जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे दे उतना बेहतर है। देखिए, आज भारतवर्ष के राजनीतिक चरित्र पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि साउथ पूरी तरह से हमारा दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जो भी फायदा हो रहा है या जो लाभ हो रहा है, वो उन प्रदेशों में हो रहा है नॉर्थ इंडिया के, जहां पे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जहां पे लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पे शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है। और ये वो है जिनको बीमारू राज्य कहा जाता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, जहां पे लोगों का ध्यान, जहां की जनता का ध्यान धार्मिक मुद्दों पे ज्यादा है, रूढ़िवादिता पे ज्यादा है, बल्कि विज्ञान की ताकत को समझना और 21वीं शताब्दी में कैसा भारतवर्ष होना चाहिए उस तरफ होना। साउथ के लोगों ने चैलेंजेस को समझ लिया, इसलिए उन्होंने जनसंख्या भी अपनी कम कर ली और लिटरेसी दर भी उनकी बहुत ज्यादा है। केरला में करीब 100% लिटरेसी रेट है, वहां का हर बालक और बालिका वहां पे शिक्षित हैं। साउथ के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वहां के लोगों को रोजगार मिला, वही कारण है कि वहां पे शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ। और उत्तर भारत के लोग, जहां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है, वहां पे न शिक्षा पे किसी का ध्यान है, न चिकित्सा व्यवस्था पे ध्यान है। उन्हें इसी बात का बहुत गर्व है कि वो हिंदू। और इसके बाद जो बदलती हुई परिस्थिति पूरी विश्व के अंदर है, उसमें भारत कैसे सरवाइव करेगा, मजबूत करेगा, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन मोदी जी, जहां पे उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहीं पे एक बहुत बड़ी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसपे शायद आज नहीं तो कल उनको विचार करना होगा। ऐसा करना उचित नहीं था। देखिए, तानाशाही के अंदर और लोकतंत्र के अंदर अंतर क्या है। लोकतंत्र के अंदर कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने व्यवहार में और अपनी प्रतिक्रियाओं में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि मर्यादाओं का पालन हो। इलाहाबाद के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन था, बहुगुणा साहब और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के साथ सामने खड़े हुए थे, और सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद के अंदर बहुगुणा जी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसने इलाहाबाद के इलेक्शन को पूरी तरह से बदल दिया। फाफामऊ के पुल में एक तरफ से अमिताभ बच्चन की गाड़ियां आ रही थी, उनके समर्थक आ रहे थे, दूसरी तरफ से बहुगुणा जी के समर्थक आ रहे थे। और मानी बात है कि आमने सामने आ गए तो ये हुआ कि कौन पहले जाए। और राजनीतिक जब कोई चुनाव होता है तो इस चीज का बड़ा महत्व समर्थकों के लिए हो जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक बहुत उस समय चतुरता का परिचय दिया। वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने बहुगुणा जी के पैर छुए और कहा कि सर, आप बड़े हैं, आप वरिष्ठ हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, अलग मुद्दा है। और अपने समर्थकों से कहा कि गाड़ियां पीछे कर लो और बहुगुणा जी की काफिले को जाने दो। और उस वजह से प्रयाग के अंदर जो मर्यादाओं का प्रश्न था, उसकी वजह से वहां पे फिर अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छी तरह से बहुगुणा जी को चुनाव में हराया। मर्यादा का प्रश्न आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मर्यादाएं तोड़ रही है, बाकी जो कर रही है वो तो सबको पता है। गोदी मीडिया की एक फौज खड़ी कर दी गई है जो झूठा प्रचार, नैरेटिव बनाने में सारे दिन लगी रहती है, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाती है। आपने क्या गोदी मीडिया में कभी पिछले 2 दिन से, जब से सतपाल मलिक जी की दुखद मौत हुई है, किसी को भी दुख प्रकट करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उस व्यक्ति को देखा है जिसने चौधरी चरण सिंह के साथ रहा, जो कांग्रेस में रहा, जो लोकदल में रहा,
और बाद में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बन गया, और उसकी मौत के बाद जिस प्रकार से उस खबर को गायब कर दिया गया और कोई श्रद्धांजलि देने भारतीय जनता पार्टी का आदमी उनके घर नहीं गया, तो मर्यादाओं का जिस प्रकार से हनन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मोदी जी के समर्थक कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी चीज का रिपीटिशन है जैसा तानाशाही में होता है। और यही धनखड़ साहब के साथ हुआ। और धनखड़ साहब को भी जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, विपक्ष को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया, लेकिन उसके बावजूद जब वो जरा सा भी भनक मिली भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को कि ये पार्टी लाइन से अलग हट रहे हैं, जबकि पार्टी लाइन का फॉलो करना उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सभापति के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है और उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उनको जिस प्रकार से अपमानित करके हटाया गया, उनसे रिजिग्नेशन लिया गया, उनके स्वास्थ्य खराब के आधार पे हटाया गया और फिर उसके बाद उनको न तो विदाई दी गई, न उनके घर में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आया। और बड़े संयोग की बात है, ये दोनों नेता उस समाज से आते हैं जो उत्तर भारत के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर है, वहां पे ये समाज बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी अपनी सामाजिक एकता है और ये वो समाज है जिसने मोदी जी को सत्ता में पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है और करीब करीब 100% वोट जयंत चौधरी को दिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज बैठे हुए हैं, उन दुष्यंत चौटाला को दिए हैं जिनको पिछली बार 10 सीटें मिली और एक बार एक भारतीय जनता पार्टी के संगत में आने की वजह से एक भी सीट नहीं मिली। उस समाज को जिस प्रकार से नाराज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो शायद बाद में इनको महसूस होगा इन्होंने क्या किया है। औपचारिकता कर लेते, धनखड़ साहब को विदाई दे देते, उनकी विदाई स्पीच हो जाती, इधर सतपाल मलिक जी को सम्मान दे देते, फूल का एक गुलदस्ता लेके चले गए होते, तो शायद इस समाज के घावों पे थोड़ा सा मलहम लग गया होता। लेकिन सतपाल मलिक मौत से पहले एक ऐसा काम कर गए जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि जिंदा सतपाल मलिक उतने खतरनाक नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने मृत सतपाल मलिक हो गए। सतपाल मलिक ने जिस प्रकार से पहले तो पूरी लाइन टो की भारतीय जनता पार्टी की, जब राहुल गांधी कश्मीर गए तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया, एयरपोर्ट से ही वापस करा दिया गया, मतलब हर वो काम किया जो भारतीय जनता पार्टी में आज के तारीख में उनके समर्थक करते हैं और सारी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा। लेकिन बाद में अचानक उनको ये महसूस हुआ कि शायद उनकी छवि के लिए बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने पुलवामा के अंदर भी, पहलगांव के अंदर भी, पुलवामा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। ये पर्दाफाश किया कि जो आरडीएक्स आया था वो 15 दिन तक गाड़ी वहां घूमती रही थी, उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं किया गया। और ये भी बताया कि सेना ने ये औपचारिक निवेदन किया था भारत सरकार से कि एयर कुछ हवाई जहाज भेजे जाएं जिनसे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए और रोड के रास्ते न लिया जाए। और लेकिन वो सब हुआ तो ऐसा एक मानस के बीच, जनता के बीच में ऐसा मानस बन गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हुआ पुलवामा के अंदर, उसके पीछे रहस्य बहुत ज्यादा है, कोई जांच भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला कैसे हुआ, और ऐसा लगा कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है। लेकिन सतपाल मलिक ने मौत से पहले एक ऐसा पत्र लिख दिया जिस पत्र में उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी मौत से पहले कोई ऐसा रहस्य को उद्घाटन करना चाहता हूं कि क्योंकि मेरे को घूस ऑफर हुई थी और बड़े अमाउंट घूस के ऑफर हुए थे एक पर्दाफाश करने से रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने वो पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड है, कृषि का बैकग्राउंड है, किसानी का बैकग्राउंड है, तो मैंने जिस चीज का, और जब मेरे घर में तलाशी हुई, मेरे पैतृक घर में तलाशी हुई, एक चवन्नी भी नहीं मिली। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 स्टेट के राज्यपाल होने के बावजूद वो किराए के मकान में रहते हैं, कमरे के मकान में रहते हैं, और अगर उनके पास घूस का पैसा होता जो उन्होंने ले लिया होता, जो उनको ऑफर किया गया है, तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते, इलाज कराते, वो सरकारी हॉस्पिटल में ना कराते। तो एक प्रकार से उन्होंने एक डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया, मृत्यु से पूर्व पत्र लिखना डाइंग डिक्लेरेशन होता है। और मेरे ख्याल से जस्टिस दीपांकर दत्त की अगर कोर्ट में ये चीज जाएगी और
वैसे मैं कानूनविद नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है डाइंग डिक्लेरेशन को बड़ा महत्व दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के दत्ता साहब इस चीज को महत्व देंगे तो उस चीज को सीरियसली लेंगे और ये जांच कराएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन लोगों की जांच नहीं हुई जिन्होंने घूस ऑफर की, और जांच हो गई सतपाल मलिक की, जबकि वो डेथ बेड पे पड़े हुए थे। लेकिन डेथ बेड से पहले उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने असलियत देश के सामने ला दी, और ये शायद महंगी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उस समाज को इन्होंने बहुत ज्यादा आघात दिया है जो समाज इनके साथ खड़ा रहा। फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से जब पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला हुआ, उन्होंने पहलवानों के पक्ष में बात उठाई। किस प्रकार से सतपाल मलिक ने जब किसान आंदोलन हुआ उस समय गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने किसानों के पक्ष में बात उठाई। ये सारी बात उठाने के बावजूद जब उनको इस प्रकार से अपमानित किया गया, और ये भी एक प्रश्न उठता है कि जितने बड़े बड़े नेता होते हैं जो जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के खिलाफ कुछ बोलते हैं या उनके दिशा से उनको हटाने का प्रयास करते हैं, किडनी डिजीज की ही वजह से उनकी मौत क्यों होती है। आपको पता होगा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो जयप्रकाश आंदोलन की वजह से बनी थी। जयप्रकाश नारायण एक बिहार के गांधीवादी नेता थे, उन्होंने लीड किया था और कांग्रेस हारी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उनकी भी किडनी डिजीज से ही मौत हुई थी, और अब सतपाल मलिक साहब की किडनी डिजीज से मौत हो गई है। तो इसलिए अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं धनखड़ साहब से। वैसे वो शांत बैठे हैं, कोई उद्घाटन उन्होंने नहीं किया है, और मेरे ख्याल से शायद उनको इंडिकेशन दे दिया गया है शायद, वरना तो कोर्ट ये कह सकती है कि साहब आपके पास क्या प्रमाण है, हर चीज को ऑथेंटिकेट कीजिए। और जो ये आईटी सेल बीजेपी का हर चीज को अनऑथेंटिकेटेड और चंडू खाने की बात उड़ाता रहता है, और जो गोदी मीडिया बता रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था किस प्रकार से लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लेकिन इस पे ये ऐसी बातें नहीं की। शायद किसी न्यायालय ने कि इस प्रकार की अनर्गल बात करने से देश की छवि खराब होती है, और पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को अपनी गोदी मीडिया के डिबेट्स में बिठाकर जब वो भारतवर्ष के खिलाफ बोलते हैं, इससे देश की छवि खराब होती है, और कोई भारतीय ऐसा नहीं करता। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी है वो अंग्रेज के जमाने में पैदा नहीं हुए, हमें नहीं पता। टीपू सुल्तान, हैदर अली, हमने जो इतिहास में पढ़ा है केवल वो बताते हैं। और जहां पे भारतवर्ष के अंदर चीन ने घुसपैठ की है, ये जनरल नरवणे भी कह रहे हैं, जनरल जोशी जो आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी कह रहे हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स भी बता रही हैं, और ये वहां की लोकल पॉपुलेशन भी बता रही है चीन हम अंदर घुसा हुआ है। और अगर उस बात को राहुल गांधी कोट कर रहे हैं तो इस पे ये टिप्पणी हो रही है कि आप, कोई भारतीय ऐसा नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक जांच बिठा देनी चाहिए, चाहे वो जुडिशियल इंक्वायरी हो, चाहे वो इंजीनियर्स की इंक्वायरी हो, चाहे साइंटिस्ट की इंक्वायरी हो, या आर्मी ऑफिसर्स की इंक्वायरी हो, कि क्या वास्तविकता में जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली थी उस समय जो स्थिति थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, चीन उससे आगे बढ़ा है। और अगर बढ़ा है तो ये बात तो अलग है, दिगर है कि 4000 किलोमीटर उसने कब्जा किया या 5000 किया या 1000 किलोमीटर किया। अगर चीन हमारे देश के अंदर घुसा है और उसने हमारे देश के अंदर अपने गांव बसाए हैं, कॉलोनीज बनाई हैं, और हमारे वहां के लोगों को चारागाह का उपयोग करने से रोका है, जो वहां के नागरिक कह रहे हैं, लद्दाख के, कारगिल के और अरुणाचल प्रदेश के, तो क्या इस प्रकार की बात को छुपाना पार्लियामेंट के अंदर, ये कहना कि हमारे देश के अंदर चीन का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, वो देश के साथ बड़ा धोखा है या राहुल गांधी का, जबकि सारे स्रोत ये बता रहे हैं कि चीन हमारे देश के अंदर घुसा है। तो अब ये जो सतपाल मलिक के साथ हुआ और डाइंग डिक्लेरेशन वो देके गए, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब की टिप्पणी राहुल गांधी की, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि आज के तारीख में अगर अपनी आंखों से भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, जो लद्दाख के लोग कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो भी सही कह रही हैं। और राहुल गांधी पे इस प्रकार की टिप्पणी, और सतपाल मलिक के साथ इस प्रकार का व्यवहार, और धनखड़ साहब के साथ इस प्रकार का व्यवहार, ये क्या लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप है, और क्या इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए। और धनखड़ साहब से मेरा विशेष निवेदन है, अपनी किडनी का ध्यान रखें। जयप्रकाश नारायण के साथ ये हो चुका है, सतपाल मलिक के साथ हो गया है। अपने डॉक्टर्स को अपने पास रखें, क्या खाना है क्या पीना है ये भी ध्यान रखें, वरना कहीं इसी प्रकार से किडनी पे कोई इफेक्ट ना हो और देश के ऐसे सारे लोग
जो कि आज सरकार के या सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं। और अगर उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन टोकी है और अगर अपने राजनीतिक विचारधारा को बदल रहे हैं तो उनको अपनी किडनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।